नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान। कहा, भारत में रहने वाले सभी हिंदू गौ मांस खाने वालों की हो सकती है घर वापसी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का सनसनीखेज खुलासा। आम आदमी पार्टी ने घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में लगाया। ईडी के दावे को केजरीवाल ने बताया फर्जी। संसद में उठा अडानी ग्रुप का मुद्दा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। कांग्रेस ने जेपीसी जांच की मांग। बिहार में गालीबाज आईएएस पर सियासी बवाल। आईएएस अधिकारी के पाठक ने बीच मीटिंग में दी गाली। वीडियो हुआ वायरल। उठी बर्खास्त करने की मांग। इमरान खान के करीबियों पर गिरी गाज। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद गिरफ्तार। गिरफ्तारी पर इमरान खान आग बबूला। आज खबरों की शुरुआत आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बड़े बयान के साथ। होसबोले ने संघ की विचारधारा को लेकर एक बार फिर साफ किया है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। उन्होंने कहा है कि संघ ना तो दक्षिणपंथी है और ना ही वामपंथी है, बल्कि वो राष्ट्रवादी है। जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कल, आज और कल विषय पर आयोजित कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भारत में जो भी लोग रहते हैं वो सभी हिंदू हैं, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों की पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन सभी का डीएनए एक ही है। साथ ही बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा कि भारत में गौ मांस खाने वालों की भी घर वापसी हो सकती है, क्योंकि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जन्म से हिंदू है। संघ की तरफ से बार बार इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं? क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैसेज बिल्कुल साफ है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि जो भी शख्स जो हिंदुस्तान को अपना पितृभूमि और कर्मभूमि समझता है वो हिंदू है। तो पितृभूमि का मतलब क्या होता है कि जिनके पूर्वज यहीं के हैं, हिंदुस्तान के हैं। कालांतर में लोगों ने पूजा पद्धति को बदला, दूसरे धर्म को स्वीकार किया, कोई बात नहीं। एक अफगान, वो हिंदू रहे, मुसलमान रहे, पारसी रहे, कोई भी रहे, उसकी आइडेंटिटी तो अफगान की ही होगी, वो अफगानी ही कहलाएगा। जैसे कोई चाइनीज, वो किसी भी धर्म का हो या धर्म का नहीं हो, वो दुनिया में कहीं भी जाएगा चाइनीज ही कहलाएगा। तो हिंदुस्तान के लोग जो हैं, जिनके पूर्वज यहीं के हैं, तो वो तो हिंदू हुई। इसमें कौन सी ये बात मुझे समझ में नहीं आई अब तक कि ये कंट्रोवर्सी किस बात के लिए है। बहुत सारे मुल्क हैं, चाहे वो अरब में हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, धर्म से क्या लेना देना। आइडेंटिटी तो राष्ट्र से होती है, और इसलिए हिंदू हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र में ही रहेगा और कहां रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पे कुछ लोगों को पेट में मिर्ची लगने लगती है जब कहा जाता है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। आप इसको अपने पितृभूमि ना मानिए, कर्म भूमि ना मानिए, तो क्या मांगेंगे आप? पाकिस्तान के हो गए, सऊदी अरब से आप आए। तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। टेक्निकल क्वेश्चन क्या है? राष्ट्र सदैव ये हिंदू राष्ट्र ही रहा। यहां का स्टेट, यहां का तंत्र, यहां का संविधान वो भले ही सेकुलर है। जैसे सिटीजनशिप और नेशनैलिटी, सोनिया गांधी, उनकी नेशनैलिटी इटालियन ही रहेगी,
लेकिन नागरिकता, उनका जो सिटीजनशिप है वो इंडिया का है, वो सिटीजन इंडिया की है, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता, उनकी पहचान वो सदैव इटालियन ही रहेगी। तो उस हिसाब से हम लोग हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, लेकिन सिटीजन एक सेकुलर रिपब्लिक में रहते हैं हम। तो ये फर्क जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक इन विवादों में आप पड़ते रहेंगे। आरएसएस की तरफ से इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि जो लोग जोर जबरदस्ती से किसी दबाव में, पैसे में, लोभ में जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया, अगर वो वापस आना चाहते हैं, इवन इफ दे हैव इटन बीफ, दे आर मोस्ट वेलकम। ये घर वापसी का एक ऐलान है जिसके ऊपर देश के अलग अलग कोने में काम चल रहा है। बिल्कुल। दूसरी खबर में बात दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी। ईडी ने आज बहुत बड़ा खुलासा किया है। ईडी की ओर से कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई, जिसमें दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने आबकारी नीति से मिले पैसों का कुछ हिस्सा गोवा के चुनाव में खर्च किया। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ये आरोप गलत है और पूरी तरह से काल्पनिक है। पर इसके साथ ही ईडी ने जो खुलासे किए हैं उससे केजरीवाल का बचना मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि चार्जशीट में केजरीवाल का भी जिक्र बताया जा रहा है। जो ईडी की चार्जशीट आई है उसे केजरीवाल फर्जी क्यों बता रहे हैं? भाई कौन है ये केजरीवाल? ये जज है, ये आईबी है, ये पुलिस है। किसने उसको हक दे दिया? करो बेईमानी, चोरी करो, लूटो देश को और खुद ही फैसला भी करना शुरू कर दो। ये नटवर लाल है, इसको शर्म नहीं आ रही कि इसके कैबिनेट का एक मंत्री जेल के अंदर सड़ रहा है, बेल नहीं मिल रहा, और ये फक्र से कहता है कि सतेंद्र जैन के ऊपर कौन सा आरोप है। जब ईडी ने चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं दिया तो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा था कि देखिए ईडी के चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, क्लीन चिट मिल गई। अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आया है, मनीष सिसोदिया का नाम भी है, तुम भी फंस गए। ये बताओ कि विजय नायर से तुम्हारा रिश्ता क्या है? उसके जो 78 करोड़ रुपए की संपत्ति जो तमाम लोगों की जो जब्त की गई है, कुर्क की गई है, वो पैसा इन लोगों ने कहां से लाया? ये लोग चार्जशीट ये बता रहा है कि जो तुम्हारे सगा संबंधी, जो टीएसआर के साथ जो तुम्हारा बहुत ज्यादा दोस्ती केसीआर के साथ वहां जा रहे हो, तो ईडी के चार्जशीट में बताया गया ये साउथ ब्लॉक से ये 100 करोड़ रुपए लिए। भाई विजय नायर को, एक इवेंट मैनेजर को क्यों कोई देगा? और ये बयान कि आम आदमी पार्टी उस पैसे का इस्तेमाल कर रही है, किसने दिया? ईडी को यह राज बता रहा है केजरीवाल का मीडिया इंचार्ज, आम आदमी पार्टी का मीडिया इंचार्ज, केजरीवाल का दाहिना हाथ विजय नायर ने यह खुलासा किया है कि 70 लाख रुपए हमने वहां पे रिसर्च करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को दिया, और यह कह रहा फर्जी है। मीडिया ठीक से इससे सवाल नहीं कर रही है, सीधा सीधा सवाल है। विजय नायर जो इस आबकारी नीति बनाने में बहुत ही एक्टिव रोल अदा कर रहा था, उसके पास ये 100 करोड़ रुपए किस वजह से आए? वो जब ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने गोवा में इस पैसे का इस्तेमाल किया, इसका जवाब हां या नहीं में दो। तुमको यह भी जवाब देना पड़ेगा कि गोवा के अंदर तुमने पानी की तरह जो पैसे बहाए, घर घर पैसे बांटे इसने गोवा के अंदर, वो पैसा कहां से आया? चंदे का आया कि दाऊद इब्राहिम ने तुम्हें भेजा, कि आईएसआई का पैसा था या चीन का पैसा था या फिर यह चोरी का पैसा था? चोरी और सीनाजोरी, और मीडिया इससे कोई टफ सवाल नहीं करती। तो अभी तो कोर्ट के अंदर इसके फर्जी कह देने से कोई फर्जी नहीं हो जाता।
ईडी ने कहा है हमारे पास सबूत है, अब कोर्ट के अंदर दूध का दूध पानी का पानी होगा। मीडिया वालों को एक सवाल पूछना चाहिए, हम लोगों से तो बात नहीं करता ये केजरीवाल, लेकिन मीडिया वालों से पूछा जाना चाहिए कि अगर ईडी ने यह साबित कर दिया कोर्ट के अंदर कि विजय नायर ने पैसे लिए और आम आदमी पार्टी को पैसे बांटे, तुम इस्तीफा दोगे, हां या नहीं? बहुत सारे बेईमान लोगों को हमने देखा, इसके जैसा एक भी नहीं। बिल्कुल। अब बात अगली खबर की। आज बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत में अडानी समूह के शेयरों में बड़ी गिरावट का मुद्दा छाया रहा। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। विपक्षी नेताओं ने अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की। विपक्ष की 13 पार्टियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर एक बैठक भी की। बैठक में कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, शिवसेना, एनसीपी पार्टियां शामिल हुई। सभी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा और इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी से जांच की मांग की है। क्यों विपक्ष इस मुद्दे को इतना ज्यादा उठा रहा है? क्योंकि अब तो कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया गया। भाई ये हिंडनबर्ग है क्या? एक ऐसी कंपनी जो शॉर्ट सेलिंग करती है? तो ये शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनी कि ये लोग दलाल हो गए हैं क्या? भाई एक साल में कम से कम 30-40 बार तो ऐसा जरूर होता है कि किसी कंपनी का शेयर आदर आसमान छूने लगता है या फिर धाराशायी हो जाता है। सब पे जीपीसी मांगते हो। स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी है, उसके शेयर गिर रहे हैं या उठ रहे हैं, ये नेशनल मुद्दा बन जाएगा। मतलब मूर्खता की कोई सीमा है या नहीं है इस देश में? बजट पेश किया गया है, आपको बजट को स्टडी करके उसका एक कड़ा विरोध, उसका एक कड़ा क्रिटिसिज्म निकालना चाहिए। लगे पड़े हुए क्यों बीबीसी का डिमांड क्यों छोड़ दिया पीछे? अभी तो कह रहे थे बीबीसी के ऊपर भी चर्चा, बीबीसी क्यों छोड़ दिया इन लोगों ने? क्योंकि मालूम चल गया कि भाई चाइनीज पैसे लेकर के बीबीसी ने हिट जॉब किया था। ये कहां से, ये हिट जॉब करने का धंधा कहां से हो रहा है? कल खबरों की खबर में पोल खोलूंगा, ये जो तमाम विपक्षी पार्टियां ये जो बवाल कर रही है, ये किसके तरह से हिट जॉब कर रही है? कोई नया हिट जॉब नहीं है ये। अडानी कंपनी को ऑस्ट्रेलिया में कोल ब्लॉक्स मिले थे, तब भी ये झंडा बरदार सामने आ गए थे। कहां से कौन पैसे दे रहा है, क्या कर रहा है, ये देश विरोधी काम। आपने एक सवाल पूछा कि भाई बैंकिंग सिस्टम पे क्या असर होगा, या एलआईसी का पैसा डूबेगा या नहीं डूबेगा? जेन्युइन सवाल है। एलआईसी सामने आकर के जवाब दे दी कि हमारा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी हम मुनाफे में हैं। एलआईसी 40 लाख करोड़ रुपए मार्केट में लगाई हुई है, जिसमें 84% जो पैसा है वो सरकारी और पब्लिक इंटरप्राइजेस में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। और अडानी को उस 40 लाख करोड़ में सिर्फ और सिर्फ जो इन लोगों ने लगाया है अडानी के शेयर्स नहीं, टोटल वो 36,000, 1% से भी कम पैसा एलआईसी का अडानी के पास है। प्रोपेगेंडा ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है एलआईसी डूबने वाली है। ये कांग्रेस वाले का दिमाग खराब हो गया है। एलआईसी के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। एसबीआई ने भी बता दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने जो उसको लोन भी दिए हैं वो स्टॉक के आधार पे नहीं। भाई स्टॉक के आधार पे कोई लोन देता है? तो ये तमाम चीजें बेकार की बातें हो रही है। दरअसल इनको करना है राजनीति। इनको लग रहा है ये वो अडानी अडानी कर करके वो जो है सरकार को जो है प्रधानमंत्री के मित्र हैं, तो ये हैं, तो सूट बूट की सरकार है। वो एक नैरेटिव है, फैक्ट इनके साथ नहीं है। जो लोग विपक्ष का साथ दे रहे हैं इस फेक नैरेटिव को आगे करने के लिए, वो फैक्ट से काफी दूर हैं, सच्चाई से दूर हैं, अफवाह की राजनीति, अफवाह के धंधे से जुड़े हुए हैं। यह विपक्ष इसलिए चुनाव हारता है
इसके पास काम धंधा नहीं है, बेफिजूल की चीज़ें उसको तूल देना, जैसे सी अफवाह था वही काम, ये फिर से वही धंधा इन लोगों ने फिर से शुरू कर दिया है। जी, अगली खबर में बात बिहार के गालीबाज आईएएस की, जिसको लेकर जमकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी के पाठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बैठक में अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक बातें कर रहे हैं, जमकर गालियां दे रहे हैं। वीडियो में डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ भी अपशब्द है। के पाठक अपना गुस्सा सिर्फ अफसरों पर ही नहीं निकालते, बल्कि बिहार की जनता पर भी अपना गुस्सा निकालते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने के पाठक को बर्खास्त करने की मांग की गई है। के पाठक को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? बड़े बड़े पावरफुल आईएएस ऑफिसर है भाई, नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। कई सारे डिपार्टमेंट के माथे पे बिठा रखा है नीतीश कुमार ने, किस लिए? बिहारियों को गाली दिलवाने के लिए। किस तरह की बातें कर रहा है वो? इस तरीके से अधिकारी बात करेगा? इस तरह से लग रहा है कि कोई वो आईएएस और बड़े ऑफिस के अंदर मीटिंग का वो सीन नहीं, किसी पान दुकान पे 2-3 मवाली गुंडे जो गप करते हैं, बातचीत करते हैं, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ये आईएएस। सवाल तो ये है कि नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उसको सस्पेंड नहीं किया है, उससे वो विभाग नहीं छीना गया है? क्या चक्कर है? कोई भी आप ये समझिए, जो सिस्टम है हिंदुस्तान में, मुख्यमंत्री अपने हिसाब से अधिकारियों को, अपने पसंदीदा अधिकारियों को बड़ी बड़ी पोस्ट पे बिठाता है। ये बैठा हुआ है वहां पे तो मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ही बैठा हुआ है। और जब ये बताया जा रहा है, काफी पुराना वीडियो है, अभी हाल में बाहर आया है, वीडियो पुराना है, तो भाई ये मुख्यमंत्री जी को तो एक्शन लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। नहीं तो लोग तो यही कहेंगे कि भाई एक तो समर्थन पार्टी सब कुछ टूट रहा है और आपने ऐसे ऐसे अधिकारियों को सिर पे बिठा रखा है जो बिहार का खाते हैं और बिहारियों को गाली देते हैं। इस पे तुरंत एक्शन होना चाहिए और इस तरह के बाचाल किस्म के अधिकारियों का कोई जगह एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होना चाहिए। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान में कमरतोड़ महंगाई और तंगहाली के बीच सियासी उठापटक भी जारी है। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ लगातार शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी के बाद अब पाकिस्तान में पूर्व गृह मंत्री और इमरान खान के करीबी शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान ने शेख रशीद की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की, यहां तक कि सड़क पर उतरकर आंदोलन की बात कर दी है। क्या अगला नंबर अब इमरान खान का है? भाई अगला नंबर तो पूरे पाकिस्तान का आ गया है। ये कटोरे लेकर के आईएमएफ के पास गए थे। आईएमएफ ने कहा था कि 7-8 शर्तें हैं, इसे मान लो। तो इन्होंने कहा कि हम फिर से अपना रिवाइज प्लान लेकर के आते हैं। कर्ज इतना है कि उसके इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी पैसा नहीं है। यह कंगाल पाकिस्तान उस जगह पे पहुंच गया है। और आज खबर आई कि आईएमएफ ने ये जो रिवाइज्ड प्रपोजल जो था पाकिस्तान का, उसको कहा कि भाई ऐसा है, बेवकूफ़ बनाना बंद करो। ये इम्प्रैक्टिकल बात आप कह रहे हो, ये चलेगा नहीं। और आपने जो आंकड़े दिए हैं वो फॉल्स एजम्पशंस हैं, इम्प्रैक्टिकल है। और किसके आधार पे? ये फॉल्स एजम्पशंस के आधार पे आपने ये रिपोर्ट दे दी, मतलब पैसा नहीं आएगा। अब गिरफ्तारी पे आते हैं। लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान इस बदहाली का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। ये टिपिकल केजरीवाल है, भाई तुम्हारे बिल में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, ये आ रहा है। लोगों की परेशानी को बाकायदा एक टूल बना करके समाज में और ज़्यादा एनार्की लाना, ये कुछ नेताओं की निशानी होती है। तो ये 15 तारीख को इन लोगों ने कहा है कि हम कुछ करने वाले हैं, देश भर में मार्च निकालने, गृह युद्ध हो जाएगा। एक तो आटा नहीं, पेट्रोल नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ है ही नहीं बचा हुआ पाकिस्तान में, सब अल्लाह के नाम चला गया। अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हम बवाल करेंगे, तो वहाँ की सरकार क्या कहेगी?
कि भाई सड़क पे ब्लड बात हो, गृह युद्ध हो जाए, और उधर से तालिबान वाले वैसे घुसे चले आ रहे हैं, ब्लास्ट वगैरह हो रहा है। तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो उपद्रवी तत्व होते हैं उसको तो पकड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने भी 2 को पकड़ा था, एक शेख रशीद को, एक दूसरा एक बड़बोला मंत्री जो था इमरान कैबिनेट में, फवाद चौधरी। अब इमरान खान का भी नंबर है। इमरान खान का नंबर इसलिए है क्योंकि जब हेड को ही उठा करके आप थाने में बंद कर दोगे तो पूरा आंदोलन ही हेडलेस हो जाएगा। पाकिस्तान बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रहा है और ये दिन तो आना ही था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब से नोटबंदी की है, पाकिस्तान उस वक्त से जो लड़खड़ाया है, उठ नहीं पाया है। और जो हालात हैं, जिस तरह से IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन, UAE, सऊदी अरब, सब लोगों ने हाथ खड़े कर लिए हैं, पाकिस्तान का तो अल्लाह ही मालिक है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।